नमस्कार, खबरों की खबर के इस इंटरनेशनल एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका सबसे भरोसेमंद साथी सुमित अवस्थी और मेरे साथ आज इस इंटरनेशनल बुलेटिन में मेरी सहयोगी सिक्ता देव भी जुड़ रही है। मैं भारत में हूँ, सिक्ता इस वक्त नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। सिक्ता उस आंदोलन की चश्मदीद है जिसने पूरी दुनिया को इन दिनों झकझोर कर रख दिया है। बिल्कुल समित, और आज कल से आज में मैंने यहाँ काठमांडू की सड़कों में बहुत ज़्यादा फर्क देखा है। हालांकि सेना ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है और शांति बहाली की तमाम कोशिशें होती रहीं। आज दिन भर मीटिंगों का भी दौर चलता रहा और करीब 10,000 ऐसे लोग जो जूम मीटिंग के ज़रिए जुड़े इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। जेनजी की तरफ से जो कुछ प्रतिनिधि थे जो बातचीत के लिए सेना मुख्यालय पहुंचे थे, कुछ ऐसे लोगों से सुमित मैं भी मिली और उनसे जानने की मैंने कोशिश की कि आखिर आगे का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से नेपाल में जो बदलाव का रास्ता चुना है उस पर ये लोग किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। बिल्कुल सिक्ता, हम आपके साथ दिन भर का अपडेट भी लेंगे और लगातार आप 3 दिनों से वहाँ से खबरें हमको बता रही हैं, दिखा रही हैं और बहुत ही शानदार रिपोर्टिंग आप वहाँ से कर रही हैं। इस बीच दिल्ली में हुई अन्ना क्रांति तो हम सब ने देखी थी, हम सब ने रिकवर भी की थी, रिपोर्ट भी किया था, लेकिन दुनिया में हो रहे ऐसे बदलाव भी आज हम देख रहे हैं। आज हम अगले 1 घंटे तक ऐसे ही भारत और नेपाल से एक साथ हम दोनों मिलकर आपको खबरें बताएंगे। सबसे पहले आज की 3 खास खबरें आपको बता दूं। पहली ये कि जेन-जी को हिंदू राष्ट्र नेपाल में वापस क्यों चाहिए, और दूसरी ये कि जेन-जी के आंदोलन में हेलमेट और बॉटलमैन कौन है, और तीसरी खबर ये कि काठमांडू क्रांति से जुड़ी है और वो ये कि अगर सेना 40 घंटे पहले आती तो वहां पर क्या होता, क्या पूरे नेपाल को जलने से बचाया जा सकता था, सेना कहां थी। बिल्कुल, और इन आंदोलनकारियों की सबसे बड़ी मांग थी कि ओली को सत्ता से बेदखल किया जाए। दूसरी मांग ये रही कि संविधान को सिरे से लिखा जाए और एक तरह से नई व्यवस्था बनाई जाए जो नेपाल के लोगों के हक की बात करती हो। तो ये तमाम वो बातें हैं और क्या डिमांड्स रहीं इन आंदोलनकारियों की, इस बारे में भी हम अपनी लिस्ट आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि नेपाल में सत्ता की बागडोर सौंपने के लिए 3 नामों पर चर्चा तेज हो गई है। एक नाम है सुशीला खार्की का। जेन-जी ने बाकी जिन 2 नामों पर सहमति दी है वो कौन कौन है और जेन-जी की डिमांड लिस्ट में क्या क्या खास है, हिंदू राष्ट्र की बात क्यों की जा रही है, इस रिपोर्ट में हर सवाल का जवाब है। पहले वो देखते हैं। नेपाल में ओली की सत्ता के खिलाफ जेन-जी के विद्रोह की आग भड़के 59 घंटे और इसके शांत हुए 24 घंटे बीत चुके हैं। अब जाकर तस्वीर साफ होने लगी है। नेपाल की सियासत के स्थापित नामों में अनास्था जताकर उन्हें विदाई दे चुके जेन-जी ने अपनी डिमांड लिस्ट रेडी कर दी है। इसमें पहली मांग है नेपाल को संवैधानिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित करना। दूसरी मांग है 2 महीने के भीतर नेपाल का नया संविधान तैयार करना। तीसरी मांग है शासन प्रमुख के सीधे निर्वाचन का अधिकार। चौथी मांग है 6 महीने में संसदीय चुनाव का ऐलान। और 5वीं मांग है छात्रों पर गोली चलवाने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और दूसरे जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी। दरअसल नेपाल में हिंसा थमने के बाद से ही हालात संभालने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में सेना प्रमुख ने आंदोलन करने वाले जेन-जी को बातचीत का न्योता दिया, लेकिन इस बातचीत से पहले नेपाल के करीब 10,000 युवाओं ने ऑनलाइन मीटिंग की। ये डिमांड लिस्ट उसी मीटिंग में तैयार की गई। फिलहाल नेपाल को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी वहां के सेना अध्यक्ष जनरल अशोक राज सिंहदेल संभाल रहे हैं। युवाओं और शांति के बीच कड़ी का काम कर रहे हैं और नई सरकार पर विचार करने के लिए 25-25 युवाओं से मुलाकात कर रहे हैं। इन मुलाकातों से काफी हद तक सफलता मिलती दिखाई भी दे रही है।
नेगोशिएशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेगोशिएशन चल रहा है और हमें पहला संसद भी गठन कराना है, उसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री को नियुक्त कराना है। कौन कौन से वो नाम है इस वक्त आपके जहन? हमारे जहन में बालेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर है, हरका संपांग जो धरान के मेयर है, और चीफ जस्टिस पहले की चीफ जस्टिस थी सुशीला कार्की, मैडम सुशीला कार्की, वो 3 नाम हमारे जहन में है। नेपाली तीसरा नाम कौन सा है? तीसरा सुशीला कार्की चीफ, और दूसरा हरका संपांग धरान का मेयर रह चुके हैं। अभी सेना के चीफ से अभी डिस्कस होगा, फिर राष्ट्रपति को लेकर संसद विघटन कराया जाएगा। सबसे पहले संसद डिसॉल्व होगा, उसके बाद एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। उसमें कितने लोग होंगे इस पर कोई बात? इस पर कोई परामर्श नहीं हुआ, अभी डिस्कस नहीं हुआ है इस पर। आर्मी क्या करेगी, आगे का एक्शन प्लान क्या है, जेन जी क्या करेगा, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल नेपाल भी बांग्लादेश की तरह अंतरिम सरकार वाले रास्ते पर चलता दिखाई दे रहा है। नेपाल में अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर 3 नाम चर्चा में हैं। एक हैं काठमांडू के मेयर और रैपर बालेंद्र शाह। बालेंद्र युवाओं में काफी पॉपुलर हैं, जेन जी की क्रांति के समर्थक हैं और उन्हीं के वोट से मेयर का चुनाव भी जीता है। दूसरा नाम है हरका संपांग का। हरका बिहार की सीमा से सटे विराटनगर में धरान के मेयर हैं, साफ छवि के नेता माने जाते हैं। युवाओं का एक गुट उनका समर्थन कर रहा है। और तीसरा नाम है सुशीला कार्की। सुशीला नेपाल में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। पिछले कई साल से सरकार विरोधी प्रदर्शनों से जुड़ी रही हैं। उन्होंने BHU से पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। सरकार के अंतरिम मुखिया के तौर पर सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा है। सूत्रों का दावा है कि सुशीला कार्की अंतरिम सरकार की अगुवाई को तैयार भी हैं। नेपाल में इस वक्त कैसे हालात हैं ये दुनिया के सामने हैं, इसलिए सुशीला कार्की से युवाओं को काफी उम्मीद है। लेकिन उनका यह भी मानना है कि अगर किसी नाम पर सहमति नहीं बनी, कोई नेता आगे नहीं आया, तो आर्मी अपने हाथ में कमान ले सकती है। हमारा आर्मी टेक ओवर करेगी, वो संकट काल लाएगी और इसके बाद खुद सरकार बनाने के प्रोसेस में आगे जाएंगे। यही बात हुई कि सर बोल रहे थे कि अभी जो युवा आ रहा है सबका समस्या एड्रेस करेंगे और इसके बाद उसमें भी कोई आगे निकल के नहीं आया कि मैं ये जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूँ। सबके सहमति से, जन जी के सहमति से और जितना जनता का, जो नेपाली जनता का जो समस्या था, जो करप्शन का समस्या था, उसको इसके लिए जो आंदोलन हुआ 15 वर्ष तक जो दमन हुआ नेपाली जनता पे, वो नेता सब कुशासन किया। सो इसको लेकर के अभी बालेंद्र शाह जो हमारा अभी काठमांडू का मेयर है, वो आगे आए, उससे भी वार्ता होगी कल। सुमित, अब मैं अपने दर्शकों को एक ऐसा इंटरव्यू सुनाना चाहती हूं जिसको सुनने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि नेपाल में जो बदलाव है, जो बदलाव की बयार यहाँ बह रही है, वो किस दिशा की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। मैं समझ रहा हूँ सिकता आप क्या इशारा कर रही हैं, आप उस इंटरव्यू का इशारा कर रहे हैं जो खुद आपने किया है और सुशीला कार्की का इंटरव्यू है। सुशीला कार्की शायद सब कुछ ठीक रहा तो अगली मुखिया हो सकती है इस अंतरिम सरकार की। आंदोलनकारी जेनजी ने इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए एक तरीके से मन बनाया है। जिन 3-4 लोगों का नाम नेपाल के अगले PM के लिए इस वक्त चल रहा है, उसमें ज्यूरिस्ट और सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश है जो कि सुशीला कार्की भी शामिल हैं, जिनसे आज सिकता ने वहीं काठमांडू में प्रदर्शन के दौरान बातचीत भी की है। The protests of the young agitators are on the Kathmandu roads, and joining them is former Chief Justice of Nepal, Sushila Karki ji, who's with us right now. Justice Karki, the protest is on, the curfew is also on. There were several killed and many more injured. What do you think? Is government going on the right track? The government persons who are, they are allowed to do the legal work. This is a criminal work of government, I have seen that this must not have to be yesterday, because neither Hitler had did such kind of action in his time. Hitler had not put children on the gas chamber, nor our ex-ruler, Rana ruler, have killed any child or hanged. You think the atrocities took place on the streets of Kathmandu yesterday, but the protesters here are saying it's not about the social media ban. It is about the corruption, the economic crisis of the country. Everything. This is the movement we have felt. This is the movement against corruption.
This is the movement against the ban. This is the movement of the monopoly of the government. This is the movement of the not applying the rule of law in this country. And each and every people who are fighting here, they are actually the children of those people who have gone out of the nation to work as a labor. सुना आपने सुशीला कार्की को सिकता के साथ था। सिकता मेरे साथ हैं। सिकता, दो तीन चीज़ें मैं पूछना चाहता हूं, इसके पहले हम इस अपने इंटरनेशनल बुलेटिन को आगे बढ़ाएं। और ये कि बातचीत का दौर शुरू हुआ, 10 घंटे से कोशिश हो रही है कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की, या ये कहिए कि वहाँ पे कोई सरकार ही नहीं है, सब कुछ सेना के हाथ में। क्या हुआ उस कोशिश का? अब कल से आज में सेना ने मोर्चा तो हालांकि संभाल लिया है सुमित, लेकिन एक पॉलिटिकल वैक्यूम जरूर बना हुआ है और आगे की राह क्या होगी, आर्मी चीफ के कंधों पर आकर सब टिक गया है। तो आर्मी चीफ ने आज पहल की है और आज सुबह से कोशिशें होती रही कि जो जेन जी सड़कों पर थी वो आकर टेबल के सामने बैठे और अपनी मांगों पर बात करे आर्मी चीफ से, और यही बैठकों का दौर चलता रहा। हम जब आर्मी हेडक्वार्टर आज शाम पहुंचे थे सुमित, तो ये आंदोलनकारी वहां मौजूद थे, कुछ मिलकर आए थे, कुछ इंतज़ार कर रहे थे कि उनको कब मौका मिलेगा। एक फॉर्मूला इस तरह से तैयार हुआ है कि 25-25 लोगों के ग्रुप में अंदर जा रहे हैं ये लोग और बात कर रहे हैं आर्मी चीफ से, आर्मी के प्रतिनिधियों से, और फिर बाहर आ रहे हैं। तो यानी कि इतना तो साफ है सुमित कि उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव या उनका अपना लीडर नहीं है, सभी जाकर अंदर अपनी बात रखना चाहते हैं। ये उनके इंटरेक्शन के बाद मुझे ये समझ में आया। हमने पूछा कि आपको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, उन्होंने कहा कि हम अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए 25-25 के ग्रुप में जाकर हम उनसे मिल रहे हैं। तो कल भी इस तरह की बैठकें आर्मी चीफ के साथ जारी रहेंगी सुमित। क्या सिकता है इसको मैं ये मानूं कि इन प्रोटेस्टर्स के बीच में इस बात को लेकर तो यूनिटी थी कि ओली सरकार को हटाना है, लेकिन किसको बनाना है, कौन बनेगा, इस बारे में कोई यूनिटी नहीं है, यानी पूरा कियोस दिखाई दे रहा है क्या वहां पे? बिल्कुल, इसको लेकर एक आम राय या सहमति बनी है कि हमारा लीडर ये होगा या नई सरकार का नेतृत्व यही शख्स करेगा या ये प्रोमिनेंट सिटीजन करेगा। इसको लेकर सहमति बनती दिखाई इस वक्त नहीं दे रही है। अगर मैं एक ग्रुप के पास जाऊं तो वो 3 नाम देते हैं, दूसरे ग्रुप के पास जाऊं तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे लिस्ट में जस्टिस सुशीला नहीं है। तो ये बात ज़रूर होगी क्योंकि सुमित लीडरशिप की कमी है, इनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई नहीं था। सड़कों पर जब ये निकले थे सब अपने आप को खुद रिप्रेजेंट कर रहे थे और बार बार जब हम उनसे पूछने की भी कोशिश कर रहे थे कि आपको लीड कौन कर रहा है, आपका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो उन्होंने इसका कोई सीधा जवाब नहीं दिया था। उन्होंने ज़रूर ये तमाम प्रोमिनेंट सिटीजन के नाम कल भी प्रोटेस्ट के दौरान लिए थे, लेकिन उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव कौन है ये साफ नहीं था। ना उनको पता है कि ये हमारा लीडर है, ये हमारी बात आर्मी चीफ के सामने जाकर रखेगा। तो इससे साफ है कि हर किसी का जो चॉइस होगा अपने प्रधानमंत्री को लेकर या केयर टेकर प्रमुख को लेकर वो अलग होगा। तो यही बात और यही एक तरह से जो असमंजस था उस आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर मुझे आज समझ में भी आई। सुमित, सिकता बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं, आप शुरू कर सकती हैं। वैसे सुमित हम अपने बिल्कुल पिछले 40 घंटों में जो हिंसा देखी है नेपाल ने और ख़ास तौर से काठमांडू की सड़कों में, उससे आज बहुत ज़्यादा बदलाव हमने देखा। शांति लौटी है लेकिन सहज अभी भी नेपाल नहीं हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पहले से जो शांति नज़र आ रही थी या फिर जो मोर्चा जिस तरह से आर्मी ने संभाला हुआ था उसका कितना बड़ा योगदान रहा। सवाल ये है कि हिंसा की आग रोकने के लिए जब सेना सड़कों पर उतरी तो जहां ज़रूरत थी वहां बंदूक दिखाई और जहां बातचीत से बात बन सकती थी जवानों ने वहां बातचीत करके हालात संभाले। नेपाल में ये चर्चा बहुत ज़ोरों पर है कि सेना ने मैदान में उतरने में देर क्यों लगा दी। सेना 40 घंटे पहले आ जाती तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। 8 से 9 सितंबर के बीच के 40 घंटों में नेपाल ने जो देखा, जो भोगा, विद्रोह की जिन लपटों से गुजरा, जिस तरह लहूलुहान होता रहा, क्या उसके पीछे सिर्फ भ्रष्टाचार से भड़के युवाओं का गुस्सा था? यह बात कुछ और भी थी, क्योंकि पूरे सीन में सेना की एंट्री की टाइमिंग कई सवाल उठाती है।
सवाल ये कि जब नेपाल की राजधानी काठमांडू में संसद भवन को जलाया गया तब सेना कहां थी? जब राष्ट्रपति भवन जलाया गया तब सेना कहां थी? जो सिंहदरबार नेपाल की संवैधानिक सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र है, जब उस सिंहदरबार को जलाया गया तब सेना कहां थी? जब हिंसक भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर लहूलुहान किया तब सेना कहां थी? जब महिला विदेश मंत्री को घसीटकर पीटा गया तब सेना कहां थी? जब नेपाल के डिप्टी सीएम की पिटाई हुई तब सेना कहां थी? जब नेपाल की सर्वोच्च अदालत को जलाया गया तब सेना कहां थी? जब काठमांडू के हिल्टन होटल में आग लगाई गई तब सेना कहां थी? जब 19 बच्चों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया तब सेना कहां थी? सेना तब आई जब ओली प्रधानमंत्री की कुर्सी और काठमांडू छोड़कर जा रहे थे। इसलिए सवाल है कि सेना ओली को बचाने आई या उन्हें सेफ पैसेज देने के लिए आई। सवाल यह भी है कि ओली ने प्रधानमंत्री रहते सेना को समय पर क्यों नहीं बुलाया? क्या उनके आगे सिर्फ अपनी जान बचाने की चिंता थी? सेना ने हिंसा और आगजनी रोकने के लिए 9 सितंबर की रात 10 बजे से मोर्चा संभाला। तब तक नेपाल करीब 40 घंटे तक विद्रोह की भट्टी में जल चुका था। सेना अगर पहले मैदान में उतर जाती तो क्या नेपाल को बचाया जा सकता था? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, हर आम इंसान के मन में उठ रहे हैं। इन सवालों के जवाब हमने नेपाल में ही खंगालने की कोशिश की तो हमें वो मिले जिन्होंने सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट को यह मामला बहुत बड़ा नहीं लगा था। हमारा सवाल उनसे यही था कि सेना ने मोर्चा संभालने में देर क्यों लगाई? सेना परिचालित तो हुई, खुद सेल्फ परिचालित हुई, लेकिन इट वाज टू लेट, क्योंकि सारा जब तहस नहस हो गया था। तो ये भी बड़ी दुखद बात है कि टाइमली यदि एक्ट हुआ होता तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का, मैं तो वरिष्ठ अधिवक्ता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का जो भवन जल के राख हो गया, उसके सारे कागजात जल के राख हो गए, जो मुद्दा के जो केसेस के फाइल थे वो सारा जल के राख हो गया, वहाँ के जो सर्वर थे, जो डाटाबेस था वो भी राख हो गया। अब स्थिति आ गई है, सुप्रीम कोर्ट कैसे बैठे? और भी अदालतों का यही हाल हुआ, बहुत सारे अदालत को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नेपाल में सत्ता विरोध की आग सुलग तो पहले से रही थी, लेकिन बगावत का विस्फोट 8 सितंबर को हुआ। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। जब तक आंदोलन हिंसक रहा, आगजनी होती रही, भीड़ का सामना वर्दी वाले इन्हीं पुलिस वालों ने किया। संस्थानों को बचाने के लिए लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले दागे और गोली भी चलाई। लिहाजा सड़कों पर उतरे युवाओं के गुस्से का शिकार भी यही पुलिस हुई। गलियों में पुलिस पर लाठी डंडे से हमला हुआ, पथराव हुआ। पुलिस वालों को बागमती नदी में फेंक दिया गया। युवाओं की हिंसक भीड़ ने तो एक पुलिस वाले के सिर में गोली भी मार दी। सवाल यही है कि जब हालात इतने बिगड़ चुके थे तो पॉलिटिकल लीडरशिप के मन में समय रहते सेना बुलाने का ख्याल क्यों नहीं आया? आखिर क्या वजह थी कि नेपाल को जलाया जाता रहा और सेना बैरक में बैठी रही? नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज ये रखा गया कि सिविलियन कंट्रोल हो मिलिट्री पर। तो सिविलियन कंट्रोल हो तो इसके लिए मिलिट्री स्वयं वो परिचालित नहीं हो सकती। उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगी, उसके रिकमेंडेशन के आधार पर ही और वो भी एक बड़े पैमाने का क्राइसिस होना चाहिए। वो जब फाइंड आउट करेगी हाँ अभी
सेना परिचालन करने की स्थिति है, तभी सेना परिचालन हो सकती है। लेकिन अब सवाल ये हो गया है कि जो स्थिति बन गई है नेपाल में, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का भी मीटिंग कैसे बैठेगा, कौन बुलाएगा। तो इस कानूनी अड़चन के चलते सेना संकट के 40 घंटे तक बैरक में बैठी रही। अगर ऐसा है तो फिर सेना ने किस हैसियत से जेन ज़ी को बातचीत का न्योता भेजा? 9 सितंबर की रात 10 बजे से किसके कहने पर मोर्चा संभाला? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं। सेना तो अभी खुद परिचालित हो गई, क्योंकि अब जो सिचुएशन आ गया वो आउट ऑफ हैंड हो गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, किसी के बस का बात नहीं था। तो अब सेना के एक डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी बोलते हैं, सेना के लिए भी एक निर्णय लेने में दुविधा था। तो आखिर जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा था उसको कैसे रोका, जो पब्लिक प्रॉपर्टी का जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तो उसको रोकने के लिए सेना को ये परिचालन होना पड़ा। और ऐसा कोई फॉर्मल जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मीटिंग नहीं, उसको नहीं बुलाया है। सेना को अगर खुद एक्टिव होना था तो पहले भी हो सकती थी, लेकिन एक्टिव हुई तो उसका असर भी दिखा। ये तस्वीर दिल्ली बाजार की है। सामने उपद्रवी हैं और हाथ में बंदूक थामे सेना के जवान पोजीशन में हैं। जहां बात से बात बन सकती थी वहां बात नहीं। नेपाल की सड़कों पर सेना की ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां भी गश्त में दिखी जिनसे गोली चलाने के लिए सैनिकों को सिर निकालने की जरूरत नहीं होती। पूरे नेपाल में कर्फ्यू भी लग गया और भीड़ अपने ठिकानों पर लौट भी गई। सेना किसी भी देश की हो, देश की सुरक्षा उसका पहला काम होता है, और जब संकट अभूतपूर्व हो तो कदम भी अभूतपूर्व उठाने पड़ते हैं। नेपाल की सेना ने कदम तो उठाया, लेकिन पहले उठाती तो शायद नेपाल बच जाता। सिक्ता साथ ही हमारे साथ काठमांडू से लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही हैं। सिक्ता, सेना की भूमिका को लेकर के आखिरकार सेना ने प्रोएक्टिव रोल में आने में 40 घंटे का वक्त क्यों लगाया? हमने कल देखा कि वो प्रधानमंत्री को और तमाम नेताओं को निकाल के ले गए सेना के हेलीकॉप्टर्स में, लेकिन जिस तरीके से बातचीत का सिलसिला होना चाहिए, युवाओं को समझाना चाहिए, ये सब काम बहुत लेट नहीं शुरू हुआ। वहाँ पे क्या परसेप्शन है? परसेप्शन यही है, जैसे कि जानकार हमारे इस रिपोर्ट में कह रहे थे कि जो संविधान है यहाँ पर बिना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के वो मैदान में नहीं आ सकती। और शायद पूर्व प्रधानमंत्री ओली, इस वक्त कहना चाहिए हमें, उनको ये अंदाज़ा नहीं रहा होगा कि दूसरे दिन हालात इतने बिगड़ जाएंगे कि जो सुरक्षा बल है, पुलिस है, वो हालात को संभालने में नाकाम हो जाएगी और उन्हें शाम होते होते इस्तीफा देकर एक सुरक्षित स्थान या सुरक्षित ठिकाना ढूंढना होगा। तो वो ऑर्डर लेट से आया आर्मी के पास। आर्मी तभी एक्शन पे आ सकती थी जब कैबिनेट की तरफ से ये फैसला होता कि आप आइए, सड़कों को संभालिए, आंदोलनकारियों को संभालिए। तो ये परसेप्शन है कि ओली चाहते थे कि वो खुद इस पूरे मामले को संभालें और शायद उनका अंदाजा ठीक नहीं बैठ पाया। सुमित, एक चीज़ और बताइए सिक्ता, इसके पहले कि हम इस बुलेटिन को आगे बढ़ाएं, भारतीयों को लेकर क्या रुख है इस वक्त? क्योंकि कल हम देख रहे थे किसी युवा ने, आप ही ने शायद भेजा था वो रिएक्शन की, उनको प्रधानमंत्री मोदी जैसा वहाँ पे प्रधानमंत्री चाहिए। इस तरह के सेंटिमेंट्स कितने देखने को मिल रहे हैं? इस तरह का सेंटिमेंट्स है ग्राउंड पर। और हमने आज कुछ भारतीयों से भी बात करने की कोशिश की जो टूरिस्ट की तरह यहाँ आते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, आना जाना लगा रहता है, रिश्तेदारी है, शादी ब्याह दोनों देशों में होता रहता है। तो ऐसे में जो ग्राउंड पर है वो भाईचारा दिखाई देता है, वो ब्रदरहुड दिखाई देता है। और भारत की तरफ वो देख रहे हैं कि वहाँ से कुछ मदद मिले। और कुछ रिएक्शंस जो आपने जिसकी बात आपने कही थी, तो हाँ, भारत की तरफ यहाँ का युवा देख रहा है कि उस तरह का लोकतंत्र उसे यहाँ भी चाहिए, उस तरह की लीडरशिप उसको यहाँ भी चाहिए जो सही दिशा में इस देश को आगे बढ़ा पाए। तो इस तरह के रिएक्शन रहे हैं। और भारत से आ रहे टूरिस्ट को छुआ तक नहीं, सुरक्षित उनको बाकायदा आंदोलनकारियों ने रास्ता दिया है कि इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। उनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ सत्ता, सरकार और एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े लोग और उनकी बिल्डिंग्स और इमारतें थी। सुमित, तो टूरिस्ट को बिल्कुल छुआ नहीं उन लोगों ने और सुरक्षित उन्हें अपने अपने स्थानों पर पहुंचाया।
हालांकि पिछले 2 दिनों में जो कुछ नेपाल की सड़कों पर हुआ उस पर दुनिया भर की निगाहें थी। वो अचंभे में नेपाल की तरफ दुनिया देख रही थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आश्चर्य से ये सवाल पूछ रही थी कि 40 घंटों में एक देश के युवा सड़कों पर निकलते हैं और एक जमी जमाई सत्ता में बैठी सरकार को बेदखल कर देते हैं। सुमित, वैसे तो सिकता प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है और नेपाल में सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी नेपाल सहित दुनिया में कई लोग इस आंदोलन को केवल जेन जी की देन नहीं मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि पूरा आंदोलन बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया गया था और अपनी बात के समर्थन में वो 5 प्रमुख सबूत भी देते हैं। देखते हैं क्या वो सबूत। भीड़ में हेलमेट लगाए हुए युवा, आंदोलनकारियों के बीच प्रचलित नारे, जेल से छुड़ाए गए पूर्व डिप्टी पीएम रवि लछीमान, हर दल के प्रमुख पर हमला, प्रदर्शनकारियों के बीच पानी की बोतलों का स्टॉक, नेपाल की राजधानी काठमांडू में जेन जी आंदोलन के दौरान हर उस जगह जहां प्रदर्शन आक्रामक था, भीड़ के बीच कुछ युवा हेलमेट लगाकर मौजूद थे। ये पैटर्न हर जगह देखने को मिल रहा था, चाहे सड़क पर संघर्ष हो, चाहे काठमांडू में, या संघर्ष सिंह दरबार के बाहर रहा हो, चाहे संसद हो, चाहे राजनीतिक दल का ऑफिस, चाहे सुरक्षा कर्मियों के साथ आमने सामने का संघर्ष, हर जगह भीड़ के बीच में हेलमेट वाले युवा दिखाई दे रहे थे। जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो हेलमेट वाले युवकों की संख्या भीड़ में ज्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन हिंसक होकर आगे बढ़ा, हेलमेट वाले युवकों की संख्या घटती चली गई। यहाँ सवाल ये है कि क्या हेलमेट वाले युवा किसी खास भूमिका में थे? क्या वो आंदोलन को सही दिशा में रखने और आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थे, या फिर हेलमेट पुलिस के डंडों से बचने के लिए पहना गया था, या फिर पहचान छिपाने के लिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 पहिया चलाने वाले युवक प्रदर्शन में आकर शामिल हो गए इसलिए भीड़ में हेलमेट वाले दिख रहे थे। वैसे हेलमेट पहनकर मीडिया वाले भी कवरेज कर रहे थे, लेकिन उनके पास कई कैमरे थे जो कि उनके वीडियो को अलग दिखाते हैं। आंदोलन में नारों की एकता पाई गई। काठमांडू से सुदूर नेपाल तक जहां भी प्रदर्शन था, वहां पर प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। इन नारों को लगाने में एक खास पैटर्न है। नारे लगवाने वाला और नारे का जवाब देने वाले रैपर की स्टाइल में बोलते हैं। नारे केवल लगाए नहीं जा रहे, उनके साथ रैपर्स की शैली में एक्शन भी हो रहा है। वैसे तो कई तरह के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन ज्यादातर नारे नेताओं के प्रति नफरत का इजहार करने वाले हैं। हर जगह आंदोलनकारी अगर नारे बोल रहे हैं तो भी एक बात तो साफ है कि उन्होंने पहले से तैयारी की है, वरना अचानक शुरू हुए प्रदर्शन में इतने व्यवस्थित नारों का सिस्टम कैसे आता।
काठमांडू के कल एरियल विजुअल्स आए तो पूरी राजधानी धुएं में डूबी हुई लग रही थी। रात भर आग जलती रही, फिर सुबह राख से ढकी इमारतें दिखने लगी। संसद, सुप्रीम कोर्ट, सिंह दरबार जैसी इमारतें हैं, तो दूसरी तरफ हिल्टन होटल जैसी बहुमंजिला इमारत जो देखते ही देखते सूखी लकड़ी की तरह जलकर खाक हो गई। ऐसे में लोगों को शंका है कि रात भर में इतनी बड़ी और ऊंची इमारत कैसे जलकर राख हो सकती है। ऐसा तो तभी संभव है जब उसमें सही तरीके से ज्वलनशील चीजों का इस्तेमाल किया गया हो। इस आग की राख में भी आंदोलन के पीछे एक डिजाइन को खोजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये सब सामान्य शक हैं जो किसी भी आंदोलन के बाद सामने आते ही आते हैं। कल जब शाम को काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह प्रदर्शनकारियों के बीच आए तो उनके साथ चल रही गाड़ी लगातार पानी की बोतल बांट रही थी। पानी की बोतलें प्रदर्शनकारियों की पहचान बनी रही। जहां भी आंदोलनकारी थे उनके पास पानी की फुटकर और थोक बोतलें मौजूद थी। ये पानी की बोतलों का सूत्र भी आंदोलन के बीच एक कड़ी की तरह देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन व्यवस्थित था, इसीलिए पानी की बोतल्स का स्टॉक पूर्व योजना का हिस्सा लग रहा है। प्यास लगने पर बोतल खरीदने जैसा प्रयास नहीं। आंदोलन के साथ बैंड बाजे वाले भी आए थे। निश्चित सी बात है कि ब्रास बैंड वाले आंदोलन के बीच में बैंड बजाने तो आएंगे नहीं। लोगों का दावा है कि उन्हें बुलाया गया था। और इसी आधार पर दावा किया जा रहा है कि आंदोलन को सोच समझकर प्रायोजित किया गया था। उसके आयोजकों ने हर चीज का ख्याल रखा था। आंदोलन में स्कूल यूनिफॉर्म में भी छात्र मौजूद थे। आंदोलन में प्रॉपर मैनेजमेंट का कयास लगाने वाले इसे भी अपने सबूत की तरह पेश करते हैं। उनका दावा है कि अगर स्कूल की यूनिफॉर्म में बच्चे मौजूद थे तो निश्चित तौर पर उन्हें पहले से ये पता रहा होगा कि आंदोलन में जाना है, तभी वो स्कूल छोड़कर आंदोलन में आए। और उनकी बातों में खास तरह की समानता भी देखी गई। नेपाल के पूर्व डिप्टी पीएम और प्रसिद्ध टीवी एंकर रवि लछीमाने की रिहाई भी आंदोलन में मौजूद एक पैटर्न की तरह देखी जा रही है। जानकार कहते हैं कि बिना कानूनी इजाजत के लछीमाने का जेल से निकलना, एक जुलूस की शक्ल में आगे बढ़ना संकेत माना जा सकता है कि जेल से इनकी निकासी आंदोलन की स्ट्रेटजी का हिस्सा थी। इन सब चीजों को मिलाकर यह साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आंदोलन वेल प्लान्ड था, यह अचानक आया उबाल नहीं था। शुक्रिया सिकता इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरे विश्लेषण के लिए। थैंक यू सो मच। और अब आइए आखिर में बात कर लेते हैं हमारे आज के सेगमेंट, यानी आज कहे सो आज कर की। जिंदगी में ऐसे लोग जोड़ना जो वक्त आने पर आपकी परछाई और सही वक्त पर आपका आईना बने, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। अच्छे लोगों का साथ जीवन में बहुत आवश्यक है। इसी नोट पर आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। कल रात 10 बजे फिर मुलाकात होगी। आप तब तक देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। शुभ रात्रि।